इनपुट और एंड प्रोडक्ट, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का। तो आपको एक नए तरह की उत्पादन करने की प्रक्रिया के बारे में सोचना पड़ेगा। वर्तमान में क्या हो रहा है, अहमदाबाद का बिस्कुट दिल्ली भाग रहा है और दिल्ली का बिस्कुट भागता हुआ बेचारा अहमदाबाद आ रहा है। वेस्टेज है कि नहीं है? पर चल रहा है, कंपटीशन के नाम पर चल रहा है। बहुत सारा सामान जिसकी वेस्टेज से और रिसोर्सेस के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का हम तौर तरीका अपना सकते हैं, वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया को जो हमने स्वीकार कर लिया, इसके कारण से साधनों का वेस्टेज हो रहा है। हमारे अपने देश का विचार करिए, देखिए हमारे अपने देश के लोग बहुत ही यानी इतने इतने बुद्धिमान लोग थे, इतने समझदार लोग थे, हर एक चीज की इतनी बारीकी से उन्होंने विचार किया था। कोई चीज का वेस्टेज नहीं होता था हमारे यहाँ पर, हर एक चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके उन्होंने अपने उत्पादन के क्रम को तैयार किया था। तो इसलिए उत्पादन की व्यवस्था का भी नए सिरे से विचार करते समय हमको एक ऐसी उत्पादन का तंत्र, उत्पादन की मेथोडोलॉजी, उत्पादन की प्रक्रिया विकसित करनी पड़ेगी जो रोजगार भी ज़्यादा दे और साधनों का कम से कम अपव्यय हो। ये उत्पादन के बारे में सोचना पड़ेगा। उपभोग के बारे में कैसा सोचना, तो वेस्ट के बारे में मैंने कहा ना, वो तो खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, कंज्यूमरिज्म के चक्कर में पड़ रहे हैं। हमारे मनीषियों ने क्या बताया, सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली। अब ये दुनिया के लोग भी मानने लगे हैं। इसी ढंग से अगर उपभोग की दौड़ बढ़ती रही तो फिर ये दुनिया बचेगी नहीं, दुनिया टिकेगी नहीं है। और इसलिए मैं कई जगह पर जाकर ये सवाल कर रहा हूं कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी सस्टेन विदाउट हैविंग सस्टेनेबल कंजम्पशन? आप सस्टेनेबल कंजम्पशन की तो बात नहीं करना चाहते और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। विकास तो टिकाऊ रहे, पर उपभोग के बारे में तुमने विचार किया क्या? उपभोग के बारे में तो विचार ही नहीं किया। तो सीमित उपभोग, संयमित उपभोग, ये बात जरा दुनिया के लोग भी बोलने लगे। पर भारत, एक बात भारत ही बोल सकता है, और मैंने इसमें कहा सदाचारी उपभोग शैली हम ही बोल सकते। सदाचार पूर्ण उपभोग शैली, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं सदाचार उपभोग शैली से। हमने वेस्टेज पर जोर नहीं दिया। देखिए कैसी रही अपनी, एक मजेदार उदाहरण से समझाता हूं उसको। उदाहरणों में से स्पिरिट समझने का प्रयत्न करिए। हर एक चीज में दृष्टि थी हमारे यहां पर। हमारे लोग पहनने के लिए धोती का प्रयोग करते थे ना, अब आजकल तो कम ही है, पर धोती का प्रयोग करते थे। दृष्टि क्या थी धोती की? तो पुराने जमाने में व्यक्ति गांव से चलता था, एक धोती पहन करके आता था, एक धोती अपने कंधे पर डाल ले आता था, और गांव का आदमी आकर के दुकानदार से सामान खरीदता था, चावल है, चीनी है और बाकी सामान है वो लेता था, और धोती के अलग अलग पल्लू में उनको बांध लेता था। हो गया ना पैकेजिंग, पैकेजिंग से बच गए ना आप, धोती काम आ गई। मान लीजिए उसको शहर में रुकना पड़ गया, तो किसी मंदिर में जाता था, धर्मशाला में जाता था, अपनी कंधे वाली धोती को बिछा लेता था। बेडशीट होगी ना, बेडशीट का काम करती थी वही धोती। एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, कुएं पर बाल्टी और रस्सी पड़ी रहती थी। मान लीजिए पानी थोड़ा नीचे रह गया, रस्सी छोटी पड़ गई, धोती को रस्सी के साथ बांधता था और पानी निकाल दिया, धोती काम आ गई ना। धोती फट गई, तहमद बना लेता था, तहमद फट गई, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बन गए, वो भी फट गए तो गुदड़ी बन गई। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया ना हमारे यहाँ। आप अगर हमारे पैटर्न का स्टडी करेंगे बड़ा माइन्यूटली, आज के जमाने में, आज क्या है, उपयोग करो, यूज एंड थ्रो। तो यूज एंड थ्रो से दुनिया के रिसोर्सेज बचेंगे क्या? वी हैव टू रीथिंकिंग अबाउट इट। पुनर्सोचना पड़ेगा। वेस्टेज करते चले जा रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज का, और फिर चाहते हैं कि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए। ये संभव है क्या? तो हमको कंजम्पशन पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमको लाइफस्टाइल का पैटर्न बदलना पड़ेगा। कुछ वर्षों पहले मैं एक एमपी महोदय को मिलने गया था, उन्होंने एक बड़ा मजेदार उदाहरण सुनाया हमको।
इस हमारे सामान्य आदमी की बगैर पढ़े लिखे आदमी की समझ ज्यादा काम करती है। ये जो गड़बड़ हुआ ना, ये पढ़े लिखे से हुआ है। वो बड़े समझदार होते थे। उन्होंने उदाहरण बताया, वो बिहार के रहने वाले थे ये एमपी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक गांव का आदमी हमको मिलने के लिए आया कि साहब एमपी साहब मुझको आपसे काम है। तो मैं उस समय पर कॉन्फ्रेंस में जा रहा था कहते, और कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, और ऊंची कॉन्फ्रेंस तो ऊंची जगह पर ही होगी ना। तो कहते हैं कि ये मुझे कहने लगा कि साहब अगर आप इजाजत दे तो वो क्या है आपकी होने वाली, उसमें मैं भी चले जाऊं। बस चल, तो भी चल, तेरे को समझ में तो कुछ आएगा नहीं, पर चल। तो कहते हैं वो आ गए हमारे साथ में। तो कॉन्फ्रेंस थी एनर्जी सेविंग कैसे किया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन, आजकल विषय है ना ये बड़ा महत्व का, उस पर कॉन्फ्रेंस थी। अब कॉन्फ्रेंस में आया, बेचारे को इसको क्या समझ में आना था, वो अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। तो आ गए वापस साहब जनाब कि आप क्या कर रहे थे वहाँ, क्या था? अरे तो मैंने कहा था तो बेकार ही है, क्या करेगा जा करके। उन्होंने कहा साहब फिर भी बताओ तो सही क्या था। उन्होंने कहा देखो ये ऊर्जा है, बिजली है, ये बिल्कुल बेकार खर्च कर रहे हैं ना, तो हम इस बारे में डिबेट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना चाहिए, बिजली की बचत कहनी चाहिए। बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हुए थे। उनका साहब अगर आप चलते समय मुझे बता देते तो मैं बोल तो नहीं सकता था, पर एक काम कर देता, वो विज्ञान भवन के सारे में वो जो आपने बड़े बड़े पर्दे लगा रखे थे ना, उनको हटा देता और खिड़कियां खोल देता, बगैर लाइट के काम चल जाता आपका। तो सारा लाइफ पैटर्न ही अजीब है। आप घर देखिए, स्थापत्य देखिए, हमारे आजकल के जिस स्टाइल से, जिस स्थापत्य से हमारे मकान बनते हैं, उसमें एनर्जी का प्रयोग ज्यादा होगा ही होगा। स्थापत्य बदल दिया। पुराना स्थापत्य देखिए हमारा, पुराने स्थापत्य के मकान में आपको सामान्य रूप से सूर्य का प्रकाश मिलेगा, हवा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैं विषय का विस्तार नहीं करना चाहता, ये तमाम रीओरिएंटेशन के विषय जो दुनिया में सोचने पड़ेंगे और भारत को उसको लीड करना पड़ेगा। हमारा कंजम्पशन पैटर्न, हमारा लाइफ पैटर्न वो कैसे बचत वाला हो सकता है, कम खर्च में चलाने वाला हो सकता है, रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग एक ही सामान का कैसे हो सकता है, ये जो भारत की फितरत है ये दुनिया को लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं इसमें से। फिर एक सवाल आप मुझको खड़ा कर सकते हैं इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कि साहब दुनिया से भी आप कोई संबंध रखोगे कि नहीं रखोगे, कि अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे? कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में इस मंगल विकास में कोई रचना योजना रहेगी कि नहीं? कैसा सोचें? इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा क्या? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होगा क्या? तो हमने कहा जरूर होगा। कौन समझदार आदमी क्लोज्ड इकोनॉमी की वकालत कर सकता है आज के जमाने में? वी आर ओपन इकोनॉमी, और हम तो हमेशा से रहे हैं, ओपन ही रहे। जितना ओपन हिंदुस्तान रहा दुनिया में कोई नहीं रहा ओपन। वी आर ऑलवेज ओपन। हम बंद दरवाजे वाले आदमी नहीं है। पर कैसा संबंध चाहिए? हमने कहा कि वर्तमान इकोनॉमिक रिलेशंस, वर्तमान फॉरेन ट्रेड का संबंध ये एक्सप्लॉइटेटिव है, और इसलिए मैंने इसमें कहा है, एक नाम दिया है परस्परावलंबी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आजकल इंटरडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इकोनॉमिक रिलेशंस है। दुनिया के दादा देश अपनी मर्जी से दुनिया के सामान्य देशों को टर्म्स डिक्टेट करते हैं, तो ये बराबर का नहीं है। मैंने पहले लेक्चर में वो कंपटीशन की बात कही थी, ये कंपटीशन से नहीं होता है भला। तो मुझको किसी ने सवाल किया कि आप कंपटीशन के बिल्कुल विरोधी हैं क्या? मैं विरोधी नहीं हूं। कंपटीशन कैसा होना चाहिए? फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जब ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 में आई तो दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और दिल्ली की उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े विद्वान बोलने के लिए आए थे। अपने देश में एक संस्था काम करती है, उसका नाम है NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उस समय पर उसके डायरेक्टर भी मिस्टर राव थे और अपने देश के प्रधानमंत्री भी राव थे। तो वो डायरेक्टर साहब भी बोलने के लिए आए थे। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी क्यों बेनिफिशियल है, उसका उन्होंने सबसे ज्यादा जोर कंपटीशन पर दिया था। बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, सामान वगैरह वगैरह जो भी उसके गुणगान करने थे वो गुणगान किए उन्होंने। उनके बाद में बोलने का आयोजकों ने मुझको मौका दिया कि आप बोलो। क्या बोले?
फिर भी मैंने कहा देखिए साहब, मैं तो हरियाणा से आया हूं, हरियाणा का नाम लेते ही जरा चौंक गए हो। और हमारे हरियाणा में फ्री स्टाइल की कुश्तियां बड़ी होती, पर मैंने आज तक ऐसी कोई फ्री स्टाइल की कुश्ती नहीं देखी जिसमें एक तरफ हट्टे कट्टे तगड़े मास्टर चंदेगीराम जैसे पहलवान को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ 10-12 साल के कमजोर से बीमार से बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए ओपन कंपटीशन है, होने दो, जो जीतेगा वो भारत केसरी बन जाएगा। ऐसा हुआ है क्या कभी? कुश्ती में भी जोड़ीदार तय करते समय वजन का ख्याल करते हैं, उम्र का ख्याल करते हैं। कंपटीशन हमेशा बराबर की जोड़ी वालों में होता है, अनइक्वल्स के बीच में कंपटीशन नहीं होता। इट इज द रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटी। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैसी स्ट्रेटेजी चल रही है, उसकी स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है हमको। ईमानदारी से वो कंपटीशन के पक्षपाती नहीं है, जिस चीजों में उनको एडवांटेज है उसमें कंपटीशन चाहते हैं, और जिस चीज में उनको एडवांटेज नहीं है तरह तरह के बहाने बना करके हम पर प्रतिबंध लगाते हैं। कुछ समय पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे अपने देश से ये महिलाओं की पहनने वाली स्कर्ट्स, घघरियां बोलते हैं ना, घाघरा बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, तो उनका बड़ा निर्यात हुआ अमेरिका को। अब अमेरिका की महिलाओं को पसंद आ गया, उनको तो जो एक बार पसंद आ जाए उसका बड़ा मंगाते हैं, तो बहुत एक्सपोर्ट हुआ अपने यहाँ से। तो अमेरिका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हिल गए, उनका ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतनी बड़ी मात्रा में स्कर्ट्स यहाँ आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो सरकार पर दबाव बनाया उन्होंने, और आप लोगों ने उन दिनों में अखबार में पढ़ा होगा, जिन्होंने याद करिए, एक झूठा बहाना बना करके अमेरिका के ने कहा कि भारत से आने वाले स्कर्ट्स इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, इनमें आग लग जाती है, और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया झूठा बहाना बनाकर। एक भी इंसिडेंट अमेरिका की धरती पर ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के स्कर्ट्स में आग लगी हो। तब किसी जनसभा में मुझे जाना था, तो मैंने बोला कि ये अमेरिका ओपन कंपटीशन की बात करता है, भारत के घाघरों से घबरा गया, उस समय क्या बनेगा जब भारत की लंगोट बाजार में चक्कर लगाएगी अमेरिका की। भाई ईमानदार बनो ना, हमको कंपटीशन की शिक्षा देना चाहते हैं, और ये प्रोटेक्शन की थ्योरी हम लाए हैं क्या? जिनको भी फॉरेन ट्रेड का थोड़ा बहुत भी अभ्यास है उनको ध्यान में होगा, थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन सबसे पहले जापान और जर्मनी लाया, और उन्होंने एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट ही दिया था। उस समय पर ओपन नहीं किया था उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, जब बराबर के हो गए तब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। तो ये फ्रीडम दीजिए प्रत्येक देश को, और इसलिए इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के संदर्भ में भी एक ईमानदारी बरती जानी चाहिए, उसमें से ये एक निर्माण होगा। अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात इस मंगल विकास की योजना में हमको सबसे ज्यादा ध्यान करनी पड़ेगी, भारत के लोगों को खास तौर से अपन भूलते चले जा रहे हैं। ये जो परिवार नाम की इकाई है ना, ये बड़ी महत्व की इकाई है। परिवार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भूमिका के रूप में मंगल विकास की योजना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन। परिवार हमारा इकोनॉमिक यूनिट भी है, परिवार हमारा सोशल यूनिट भी है, परिवार हमारा कल्चरल यूनिट भी है। परिवार जो हमारा काम कर रहा है ना, वंडरफुल कर रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये जो दुनिया के संपन्न देश है वो अपनी जीडीपी का 30% से लेकर के 37% तक कहाँ खर्च करते हैं? वो खर्च करते हैं सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पर। ये जो बड़ी जीडीपी का डर दिखा रहे हैं ना, हम बड़े संपन्न हो गए, खर्च कहाँ करते हो तुम? बूढ़ों को ओल्ड एज हाउसेज में डाल देते हैं, उस पर जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च होता है, और जब पापा मम्मी का बर्थडे होता है तब एक गुलाब का फूल दिए जाते हैं और हैप्पी बर्थडे, बस खत्म हो गया किस्सा। बच्चों का लालन पालन का हो रहा है, नर्सरी में हो रहा है, बीमार पड़ गया तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तो कुल मिलाकर के उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पर खर्च हो। ये काम हमारे यहाँ कौन कर रहा है? परिवार कर रहा है ना। ये परिवार अधिक श्रद्धा से कर रहा है।
आपने अपनी जीडीपी में इसका काउंटिंग किया है क्या? इसका काउंटिंग नहीं किया। इसलिए इस परिवार की नाम की इकाई को टूटने से बचाना ये भारत के मंगल विकास की दृष्टि से सबसे महत्व की बात है। मैं जब यहाँ आने लगा तो एक सन्यासी से मिलकर आया था। आजकल मेरा सन्यासियों से काफ़ी वास्ता पड़ा है गुरु जी की जन्म शताब्दी में, तो मैं उनके चरण स्पर्श करने गया था। उनको पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं अहमदाबाद में जा रहा हूँ, और अहमदाबाद में बड़े विद्वान लोग रहते हैं। तो क्या करने जा रहे हो तुम अहमदाबाद में? मैंने कहा भाषण देने जा रहा हूँ। क्या बोलोगे? मैंने कहा एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पर बोलने के लिए जा रहा हूँ, कोई नुस्खा बता दो मुझको। तो उन्होंने एक नुस्खा बताया। उन्होंने कहा देखो बेटे, बड़ा आसान काम है, 2 बातें समझा देना। ये जो पश्चिम का विकास मॉडल है उसका प्रतीक है होटल मॉडल, और भारत के विकास मॉडल का प्रतीक है परिवार मॉडल। अब संत लोग तो सूत्र में कह के छोड़ देते हैं, मैं घर आकर के अपना सर खुजलाने लगा, ये क्या मामला बता दिया महाराज ने। सोचने लगा क्या मतलब है, तो सोचा क्या ध्यान में आया, जरा विचार करिए। मान लीजिए आप किसी होटल में भोजन करने के लिए जाएं, तो होटल में एक प्रकार ऐसा होता है ना, थाली का रेट फिक्स होता है, 50 रुपए की थाली है। वो ढाबा बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, आपके यहाँ भी है क्या? फिक्स रेट, रोटी के हिसाब से रेट फिक्स नहीं है, डाइट के हिसाब से रेट फिक्स है। तो 50 रुपए की भोजन खाने वाले ढाबे में कोई खाने के लिए पहुंच गया, तो खाने वाले की मानसिकता क्या रहेगी? जरा 2-4 दिन का साफ करो ना, देना तो 50 ही है। तो बार बार में कहेगा ये लाओ ये लाओ ये लाओ, और कोई सब्जी पसंद आ गई एक पर्टिकुलर, तो बार बार उसी को मांगेगा। वो बेरा बेचारा तंग आ जाएगा, 2-4 बार आपके ऑर्डर को मानेगा, बाद में इधर उधर दाएं बाएं होने लगेगा। तो आप डांट करके बुलाओगे, आएगा बेचारा। फिर भी जब आप खाते ही जाओगे, क्यों कंज्यूमरिज्म है ना, तो खाते ही जब जाओगे आप, तो बेरा मालिक के पास जाएगा, साहब एक बड़ा मनुष्य आदमी आया है, उठाओ इसको। तो मालिक आके कहेगा बाबा 50 रुपए मत देना, बाकी ग्राहकी तो खराब मत करो, जाओ। तो देखो कैसा रिलेशनशिप डेवलप हो गया। खाने वाले का दृष्टिकोण क्या है? बाकियों की चिंता नहीं करना, केवल अपने लिए खाते चले जाना, इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। और खिलाने वाले का भाव क्या है? खिलाना नहीं चाहता, जल्दी से जल्दी उठे, इसको बोलते हैं पश्चिम का विकास मॉडल। वही व्यक्ति भोजन करने के लिए परिवार में बैठे, परिवार में भोजन करने के लिए बैठते ही हम लोग, तो परिवार में भोजन करने के लिए बैठे, कोई सब्जी पसंद आ गई अपने को, तो कहते हैं जरा ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, दोबारा से देना, दोबारा से दे दी, और पसंद बहुत ही आई है, और एक कटोरी लेने की इच्छा है, पर हम तीसरी कटोरी लेते समय क्या पूछेंगे कि भाई पर्याप्त तो है ना, परिवार के सब सदस्यों के लिए है कि नहीं है। इसको बोलते हैं संयमित उपभोग, इसको बोलते हैं सबको खिलाकर खाना। दृष्टिकोण बदल गया ना आपका। और खिलाने वाली माताओं का, बहनों का और गृह पत्नियों का दृष्टिकोण क्या रहता है? अरे खाइए ना गरम गरम, जरा ये घी से ले लीजिए, जरा ये अचार से ले लीजिए, ये जरा चटनी से ले लीजिए। खिलाने वाला आत्मीयता से खिला रहा है और खाने वाला संयम से खा रहा है। यह है परिवार संस्कृति का रिलेशनशिप। और इसीलिए जब हम ये बोलते हैं कि भारत के दृष्टिकोण में हमने विश्व को बाजार नहीं माना, हमने विश्व को परिवार माना है, ये उनके ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में और हमारे विश्व कुटुंब के कॉन्सेप्ट में ये बेसिक अंतर है। तो मंगल विकास की रचना में हमको इस परिवार की सामाजिक आर्थिक भूमिका के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक अंतिम बात कहकर के मैं अपना विषय पूरा करूंगा। कार्यशैली कैसा रखना इस मंगल विकास में, तो एक सामुदायिक कार्यशैली पर जोर देना पड़ेगा। जन सहभागिता और जन भागीदारी, इस पर जोर ये रहा है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ की तमाम काम करने की टोटल पद्धति में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं रहा, कलेक्टिव अप्रोच रहा है, मिलजुल करके काम करने के अप्रोच रहा है। और मिलजुल करके काम जो हम करते रहे और कुछ चीजें बनाते रहे, वो भी केवल इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते रहे, इंडिविजुअल उपयोग के लिए नहीं बनाते रहे, समूचे समाज के उपयोग के लिए बनाते रहे। मिलजुल करके हमारे लोग कुआं बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, तालाब बनाते थे, धर्मशाला बनाते थे, शादी विवाह के काम आने वाले बर्तन बनाते थे, खेती में काम आने वाली अनेक तरह की चीजें सांझी बनाते थे। ये क्या है?
ये एसेट क्रिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, जिसको आज के ज़माने में आप परिसंपत्ति बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ये हमने साझी भागीदारी से सबके काम आ सकने वाले साझे एसेट्स का क्रिएशन किया। ये भूल गए हम, इसको छोड़ दिया गया, इसे वेस्टेज हो रहा है। इसलिए फिर से इस सामुदायिक कार्यशैली को फिर से लाने का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं एक पंच प्रवाहों के मेल की बात कह रहा हूं। आजकल अपने देश में मंगल विकास का मॉडल लागू करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन के लिए केवल सरकार की कृपा पर निर्भर रहना, इसको हमने अच्छा नहीं माना। सरकार वन ऑफ द फैक्टर है, सरकार कैन नॉट बी द सोल फैक्टर। ये बहुत गलत हो गया है और सरकार वालों को भी गलत फहमी हो गई और हमको भी गलत फहमी हो गई है। सब काम सरकार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती सब काम सरकार। तो इसलिए एक पंच प्रवाह का कॉपरेशन होना चाहिए। और वो पंच प्रवाह में मैंने कहा है कि कुल मिलाकर के इस सारे में से एक प्रवाह वो होगा जो विचारवंत लोगों का, उसको बौद्धिक प्रवाह कहा है। वो इनपुट डालेगा ना, कॉन्सेप्ट डालेगा ना, रास्ता बताएगा ना, तो एक बौद्धिक प्रवाह का इसमें होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सब कामधाम से मुक्त हो गए, समाज के लिए काम करिए। किसी के पास पर्याप्त रूप से परमात्मा ने धन दिया है, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, शेष धन को समाज के कार्य में लगाइए उसमें से। तो ऐसा कुल मिलाकर के समाज की, चाहे मैन पावर की भागीदारी है, चाहे धन की भागीदारी है, चाहे अकल की भागीदारी है, चाहे श्रम की भागीदारी है, इसको एक सामाजिक प्रवाह ये नाम दिया मैंने। और तीसरा प्रवाह राजनीतिक प्रवाह है। उसको आप नकार नहीं सकते, सरकार को नकारना भी नहीं चाहिए। तो राजनीतिक प्रवाह को उसमें शामिल करना, सरकार का इनपुट इस सारे में सहयोग करने के लिए कैटेलिक एजेंट के रूप में क्या हो सकता है। तो ये तीसरे प्रकार का प्रवाह कहा मैंने। और चौथा प्रवाह जो आज के ज़माने में महत्व का हो गया, वो प्रशासनिक प्रवाह, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का प्रवाह। और पांचवा प्रवाह जो भारत के लिए बहुत महत्व है, वो धार्मिक जगत का प्रवाह। ये जो संत है, महात्मा है, बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, चैनलाइज करने की बड़ी भारी क्षमता है उनमें से। उनका ध्यान अगर इस मंगल विकास की योजना में लग जाएगा तो वंडर्स क्रिएट हो सकते। ऐसे पंच प्रवाह के द्वारा हम ये तमाम योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का काम करें। और अंत में बात कहकर के मैं पूरा करना चाहता हूं, ये सब काम करेगा कौन? करने वाला है कौन? तो करने वाला तो ये व्यक्ति है ना। तो व्यक्ति ईमानदार है क्या? व्यक्ति नैतिक गुणों से संपन्न है क्या? व्यक्ति प्रामाणिक है क्या? व्यक्ति मेहनती है क्या? कार्य संस्कृति में विश्वास रखने वाले है क्या? सब जगह पर यह बात ध्यान में आ रही है कि आप कितनी बढ़िया योजना बना लीजिए, कितनी बढ़िया व्यवस्था दे लीजिए, अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं है, व्यक्ति अगर ठीक नहीं है, तो आपकी तमाम योजनाएं फेल हो जाएगी। एक मजेदार उदाहरण देता हूं मैं इसमें। कई वर्षों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई। सरकार ने योजना ये बनाई कि भाई अपने यहाँ खेती की पैदावार बढ़नी चाहिए। और खेती की पैदावार बढ़ाने का एक ही नुस्खा है, पर्याप्त रूप से सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। तो बड़ी मात्रा में ट्यूबवेल खोदे जाने चाहिए और ट्यूबवेल के लिए सरकार की ओर से, बैंकों की ओर से लोन दिया जाना चाहिए। तो बजट में प्रोविजन कर दिया गया। जितना उन्होंने प्रोविजन किया था उतना लोन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सरकार ने आंकड़े मंगाए, ट्यूबवेल खुदे क्या? आंकड़े आ गए सरकार के पास, ट्यूबवेल खुदे, पर खेती की पैदावार नहीं बढ़ी। और खेती की पैदावार बढ़ती तो रॉ मेटेरियल पहुंचता उद्योगों में, उनकी भी नहीं बढ़ा। और उद्योगों की पैदावार बढ़ती तो रोजगार बढ़ता, वो भी नहीं हुआ। तो सरकार ने कहा ये क्या गड़बड़ हो गया? अरे ट्यूबवेल खुदे, लोन बटा, पर खेती की पैदावार नहीं बढ़ा। तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर दी। भाई इंक्वायरी करो, ये कहाँ गड़बड़ हो गया। अब इंक्वायरी कमेटी वाले बेचारे काफी घूमे घामे, सब उन्होंने कागजात वागजात उल्टे पलटे, कागजात में है लोन सैंक्शन हुआ है, ट्यूबवेल भी खुदे, मामला कहाँ गड़बड़ हो गया। बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में मध्य प्रदेश में एक इंसिडेंट हो गया। एक थाने में एक किसान पहुंचा और थानेदार को उसने रिपोर्ट लिखाई, साहब मेरे खेत से कुआं चोरी चला गया, ढूंढ कर दीजिए। उन्होंने कहा ये कैसा है, ऐसा कोई कुआं भी आज तक चोरी हुआ है क्या? तो उनका ये पागल हो गया है। थानेदार ने डांट डपट के उसको भेजा, भाग जाए यहाँ से, कुआं भी पागल